नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपको याद दिला दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमला कर सकता है, ऐसा काफी सारी रिपोर्ट्स में लिखा गया है। अंतिम फैसला यहाँ पर ट्रंप लेंगे और इवन एज दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर मीटिंग हुई है, उसके बावजूद दोनों कंट्रीज यहाँ पर काफी सारी मिलिट्री ड्रिल्स करती रही हैं। यूएस ने यहाँ पर एयर कैरियर्स जड़ाए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारी अब रिपोर्ट्स भी आती हुई नजर आई हैं। वहीं अगर सोने चांदी की बात की जाए तो यहाँ पर MCX ने अतिरिक्त मार्जिन हटा दिया है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों के प्राइसेस में आती हुई नजर आई है। पहले प्राइसेस बहुत ज्यादा चढ़ रहे थे, दिन में 10, 15, 20% की यहाँ पर मूवमेंट बनती हुई नजर आ रही थी और इसीलिए सोने और चांदी दोनों के मार्जिन यहाँ पर काफी बढ़ गए थे। सोने की अगर बात की जाए तो 25 से 30% और चांदी में एक समय तक 65% भी हमने यहाँ पर मार्जिन बढ़ते हुए देखे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ SK ज्वेलर्स से संजीव गर्ग हैं, मिरा एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान हैं और साथ ही केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया, गंगानगर कमोडिटी से अमित खरे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले बात यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे और वो प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। ओवरनाइट हमने 4% की तेजी आते हुए देखी है। इमरान, अगर हम प्राइसेस एज ऑफ नाउ देखें तो सपोर्ट है, $70 के आसपास के लेवल्स हैं। यहाँ से आपको क्या लगता है किस तरह का जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है और किस तरह का सिनेरियो बन सकता है? नमस्ते मनीषा जी। तो बिल्कुल जैसा कि जियोपॉलिटिकल प्रीमियम रिस्क ऑलरेडी एम्बेडेड है प्राइसेस में और जैसा चांसेस लग रहे हैं कि इस वीकेंड पे कुछ मिलिट्री एक्टिविटीज ईरान और यूएस के बीच में हो सकती है, तो प्राइसेस मेरे यहाँ से लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइसेस के ब्रेंट $75 का रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा और प्राइसेस मतलब कोई लेवल नहीं है बिकॉज ऐसी अनसर्टेनिटी है। प्राइसेस कैन मूव अप टू 15 से 20% का भी मूव आ सकता है प्राइसेस पे। तो हम $82 से $84 का भी लेवल देख सकते हैं। अगर ये एस्केलेशन एक हफ्ते 10 दिन तक चलता है तो और भी ज्यादा प्राइसेस में तेजी आ सकती है। आप कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो $82 to $84 है? जी जी बिल्कुल। और ये तब है कि अगर हम एक स्ट्राइक यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। इमरान, एक और चीज जो मार्केट्स बात कर रही हैं वो ये कि इसी साल में मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं यूएस में, तो यूएस प्रेसिडेंट एक ऐसा लेवल नहीं चाहेंगे जहां पर ये उनके ऊपर आ जाए। बिल्कुल सारे सिनारियोज बिकॉज जिस हिसाब से डिप्लोमेटिक टाइज चल रही है, अभी लेटेस्ट में जस्ट रशिया का स्टेटमेंट आया था कि रशियन ऑयल मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि मतलब कंटेन करना चाहिए। तो मिड टर्म इलेक्शन है प्राइसेस, बट एक जो चीज ये हो सकती है कि शायद जनवरी CPI इन्फ्लेशन नंबर्स कम आए हैं, चांसेस है रेट कट भी हो जाएगा। तो ओवरऑल लेकिन जिस हिसाब से जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और डिप्लोमेटिक टाइज जो कि देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि बिकॉज देयर आर चांसेस के यूएस और इजराइल वांटेड के ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर किया जाए, नहीं भी होता है तो शायद से एक स्ट्राइक हो सकती है वीकेंड पर। तो इसके लिए प्राइसेस लाइक मिनिमम तो लाइक वी कैन सी के 75 का रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस। जैसे आपने कहा एक स्ट्राइक हो सकती है, कंटेन्ड रह सकती है, पूरा मिडल ईस्ट इसमें ना आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद ना किया जाए, तब प्राइसेस 75 to 82 में आएंगे। इमरान, अगर एक वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर देखा जाए, अगर ये थोड़ा सा लंबा भी चल जाता है, थोड़ा समय लग जाता है, एक और जो चीज हो सकती है बिकॉज ईरान लाइक ऑलमोस्ट 13 से 15% का जो क्रूड ऑयल चाइना को 13 से 15% ऑफ क्रूड ऑयल चाइना को जाता है, ऑलमोस्ट ईरान का तो 90% जाता है। तो ये एक और फैक्टर हो सकता है बिकॉज इवन चाइना डोंट वांट कि ये एस्केलेशन बढ़े। तो अब लाइक देयर कुड बी डिप्लोमेटिक टाइज जहाँ पे रशिया और चाइना विल इंटरमीडिएट करें कि ठीक है वॉर ना हो एंड नेगोशिएशन पैच और जितना जल्दी हो सके और जितना सेटल डाउन हो सके। तो बट ओवरऑल लाइक उस केस में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लाइक चोक पॉइंट होता है तो देन प्राइसेस कुड इवन लाइक वर्स्ट केस उस केस में तो प्राइसेस 100 भी टच हो सकते हैं। इमरान, बाजार ये समझ रहा है कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, एक नीजक रिएक्शन आएगा, प्राइसेस शायद ब्लो अप हो जाएंगे, लेकिन आगे जाकर IEA सरप्लस की बात कर रहा है, ओपेक अप्रैल में शायद प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है। एक रेंज जब यहाँ पर एक बार ये सेटल हो जाता है तो फिर आगे जाकर किस तरह के प्राइसेस रहेंगे?
बट सी देर आर ऑल्सो जैसे अभी लेटेस्ट नंबर्स हैं कि रशिया ने अपनी लास्ट ईयर भी ड्रिलिंग कम कर दी है उनका प्रोडक्शन, बिकॉज दे आर एंटिसिपेटिंग स्लो डाउन, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने प्रोडक्शन स्लो डाउन किया है। इवन आप देखेंगे पर्मियन बेसिन जहां से रशिया यूएस का सबसे ज्यादा शेल ऑयल प्रोडक्शन होता है वो भी पीक कर रहा है। आप देखें कि लास्ट ईयर का जो अक्टूबर में जो पीक हुआ है उसके बाद से प्रोडक्शन नहीं जा रहा है। और पिछले 10 साल में अभी आप देखें कि यूएस का जो 13 मिलियन बैरल या 13.5 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन है उसमें से 10 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन तो शेल से आता है। बट शेल में भी अब वो लास्ट 10 साल में वो एक लेवल तक रीच हो गए जहाँ पे इजीली जो ड्रिलिंग हो सकती थी वो पॉइंट हो चुका है। नाउ दे वुड नीड मोर केपेक्स और पर डॉलर पे उनका प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि यूएस से और ज्यादा क्रूड ऑयल आ सकता है वो कहीं ना कहीं 13 मैक्सिमम 14 मिलियन बैरल तक का प्रोडक्शन आप यूएस से देख सकते हैं। सो ऑयल प्राइसेस में जो बिल्डअप जो ग्लट दिख रहा है वो इतना नहीं दिख रहा है। एंड इवन ओपेक होल्ड्स द कार्ड्स वेयर 40% ऑफ द क्रूड ऑयल इज पम्प्ड थ्रू ओपेक कंट्रीज, ओपेक प्लस कंट्रीज। तो इवन जो मैक्सिमम पीक डिमांड होगा अप्रैल से अक्टूबर तक तो वहां पे भी दे विल होल्ड द कार्ड जहां पे उन्होंने ऑलरेडी दे हैव सीन दैट प्रोडक्शन पॉज कर दिया है जो रिस्टोरेशन था। तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 मिलियन बैरल तक का फिर भी आप सरप्लस देख सकते हो बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन चाइना एंड यूएस। इमरान बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली एक वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर 75 या 85 तक बन सकता है, लेकिन एक सेंस यहाँ पर अपने एक्सपर्ट से भी ले लेते हैं। हमारे साथ अजय हैं। अजय, आपको क्या लगता है क्या क्रूड में रणनीति होनी चाहिए? वीकेंड तक के जो कंसर्न्स हैं और यहाँ से आप क्या करने की राय देंगे? नमस्ते वंशा जी। बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला एक हफ्ता, क्योंकि आज फेड के मिनट्स भी आने हैं और साथ में रशिया यूक्रेन, लेकिन सबसे लाइमलाइट में जो है वो यूएस और ईरान है। मैं जस्ट अभी स्कैन करके देख ही रहा था कि पास्ट में अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में या ईरान में कुछ भी एक्टिविटी तो कच्चे तेल में कैसे मूव होता है। तो एक इंटरेस्टिंग डेटा है 2002 में जब इराक वॉर बिल्टअप हुआ था, जब 25 का बढ़ा था, उसके बाद हमने 8-10% देखती है। जैसे मैं लास्ट भी कहा था कि अगर 70 के ऊपर ब्रांड भी क्लोज कर जाता है तो बड़ा मूव दिख सकता है, जो मुझे लगता है तकरीबन $85-86 तक का लेवल दिखा सकता है। और यूएस डेफिनेटली इस बार मिड टर्म इलेक्शन भी है और यूएस चाहता नहीं है कि ऐसी कोई लड़ाई में उसका इन्वॉल्वमेंट है। छोटे यूएस और ईरान में देखेंगे तो हार्डली वो 1 या 2 दिन का वापस शांत हो गया। नहीं, वेनेजुएला में देखे तो खाली 3 घंटे के एस्केलेशन में हमने चीजों को तो ऐसे लगा कि ये बड़ा मेजर वॉर जैसी सिचुएशन नहीं रहेगी। अगर कुछ इश्यू आता है तो तेल बढ़ता है, बट इस बार उनके पास का तेल है तो लेट्स सी उस पे कैसे मूव होता है। बट टेक्निकली सस्टेन कर जाता है तो एक 10 से 12 डॉलर मिनिमम एक स्पाइक आ सकता है, जिसका रिएक्शन हम डबल वैल्यू के साथ रुपए की गिरावट दिखाई 6,600 6,700 का लेवल भी दिखाते हैं। ऑल राइट, तो यानी कि अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। जिस तरह का भी रिएक्शन हम इस हफ्ते में आता हुआ यहाँ पर देखते हैं। अमित, आप कैसे देखेंगे कच्चे तेल के प्राइसेस को, साथ ही साथ नेचुरल गैस जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट जारी है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल मोमेंटम बना हुआ है और ये जो वॉर की कंडीशन बनी है इससे क्रूड ऑयल ने और जो है अपसाइड का मूवमेंट दिया है। अभी भाव अगर फरवरी वाले एमसीएक्स के हिसाब से मैं देखूं तो लगभग 6,000 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मेरे को लग रहा है 200 से 250 रुपए की तेजी भी इसमें और देखने को मिल सकती है एज पर एमसीएक्स वायदा। वहीं पे अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड का अभी रिसेंट में जो प्राइस मेरे को दिखाई दे रहा है 71 के आसपास है। ये मेरे को लग रहा है ऊपर में 76 और 77 के आसपास के भाव जो है दिखा सकता है। वहीं पे अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का प्राइस अभी देखा जाए 278 है। इसका ट्रेंड जो है करंट में दिखाई दे रहा है नेगेटिव, तो बेचने की सलाह रहेगी। इसके जो लेवल है 280 से लेकर 282 रुपए, ये इसके बिकवाली के पॉइंट है। 296 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और इसके लिए 252 रुपए के टारगेट रहेंगे। मनीषा जी, ऑल राइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर लगातार बनती रह सकती है, चाहे वो नेचुरल गैस है या फिर कच्चा तेल। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन ब्रेक के बाद यहाँ पर चांदी की बात करेंगे, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट्स में जितनी बढ़त हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी उतनी ही चांदी में भी देखी। 4.5% की तेजी ओवरनाइट थी और फिलहाल एशियन यूरोपियन मार्केट्स में और बढ़त है। यहाँ पर क्या फंडामेंटल्स हैं बताएंगे आपको। हमारे साथ गांधी डेस्क के ज्वेलर्स के संजीव गुट जुड़ चुके हैं। संजीव जी नमस्कार। और जिस तरह से चांदी में हमने उठापटक यहाँ पर आते हुए देखी है,
कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस और क्या इम्पैक्ट है इसका खरीदारी पर ऑन ग्राउंड? अभी मंडे को जो सेलिंग प्रेशर आया था, चांदी 227 के आसपास चली गई थी और जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी अस्थिरता के कारण एक और बार के कारण जो अमेरिका का एक कल पोत पे जाके सैनिक पोत आगे तो उसमें एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी कोई एक्शन करता अमेरिका तो आई थिंक प्राइस थोड़े हाइक होने के चांसेस है। अभी जैसे चांदी में 225 से लेकर 260 तक एक मूवमेंट प्राइस चल रहा है। यहां से किस तरह की कैलकुलेशन आप बना रहे हैं कि प्राइसेस किस तरफ जा सकते हैं? बाय द वे कोई अमेरिका बाहर करता है तो प्राइस हाइक हो सकते हैं, वो अनसर्टेन है कितने ऊपर जा सकते हैं। अभी बेसिकली कि मार्केट में जो 4,20,000 का जो बबल्स आया था, एकदम से बबल्स फूटा जिससे जो इन्वेस्टर थे वो सब फंस गए हैं इसके अंदर। अभी तो एक बैंक अभी मार्केट में नहीं दिख रही है और जिसके कारण एक सेलिंग प्रेशर एक इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है। संजीव जी, एज ऑफ नाउ पिछले हफ्ते तक यहाँ पर प्रीमियम था बाजार में, इस हफ्ते हमने सुना है कि डिस्काउंट भी आ रहा है। क्या डिस्काउंट में लोगों की लेवाली है या फिर जैसे आपने कहा काफी लोग फंस गए हैं तो कोई बहुत नए एंट्रेंट्स यहाँ पर नहीं है? अभी एक्चुअल में बाइंग पोजीशन इस टाइम नहीं है क्योंकि जो बाइंग कर चुके थे वो प्रयास करेंगे सेलिंग के लिए। तो मार्केट में सेलिंग ज्यादा आ रही है तो इसके कारण प्रीमियम भी माइनस में चला गया है। लोग मुनाफा वसूली भी कर रहे हैं क्या? लोग पुरानी चांदी लेकर आ रहे हैं, चांदी लेकर आ रहे हैं बेचने के लिए, या वो सिनेरियो नहीं है? वो सिनेरियो था 2.5 लाख से लेकर जब 4 लाख का था। अभी मार्केट हो गया है और अभी शादी का भी सीजन चल रहा है और इसके कारण भी मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं है कि जिस हिसाब से मार्केट में जो मूवमेंट आना चाहिए थे। भाव की अस्थिरता बहुत लंबी हो गई। आपने भी देखा होगा था कि दिवाली पे 2 लाख चली गई थी, फिर 1,40,000 आई, 1,40 से लेकर फिर 4,20 तक मार्केट में गए। फिर चांदी 2,25 तक फिर प्लेस में आ गई थी। तो इतना एक लंबा मूवमेंट। संजय जी, जैसे आपने कहा कि शादियों का सीजन भी है और कुछ खरीदारी वहां से भी आएगी, लेकिन वो किस तरह की खरीदारी है? क्या ज्वेलरी है या फिर इन्वेस्टमेंट और गिफ्टिंग के तौर पर खरीदारी है? अभी ज्वेलरी मेन है और गिफ्टिंग के हिसाब से चांदी रीच आउट होती जा रही है भाव के कारण। वेल, चांदी क्लियरली गिफ्टिंग के हिसाब से आउट ऑफ रीच है। ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट की डिमांड यहाँ पर लगातार अभी भी बनी हुई है। अमित, आप कैसे देखते हैं? क्या सेंस है सोने और चांदी दोनों के ही प्राइसेस में यहाँ से? तो मूवमेंट काफी बड़ा है। अगर देखा जाए तो गोल्ड मेरे को ज्यादा सेफ्टी दे रहा है कंपैरिजन टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का मूवमेंट जो है काफी तेज होता है। तो गोल्ड मिनी का मैंने एक ट्रेड बनाया कि मार्च वाला गोल्ड मिनी 1,53,800 के आसपास चल रहा है। तो 1,53,200 के करीब अगर ये आज मिलता है तो इसमें खरीदना है। 1,55,000 रुपए का टारगेट लगाना है और नीचे में देखा जाए तो 1,52,400 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मनीषा जी। अजय, आप कैसे देखेंगे चांदी के प्राइसेस में यहाँ से क्या करने की राय है, या जिस तरह की वॉल्टिलिटी यहाँ पर देखने को मिली है वो आगे जारी रह सकती है? चांदी में $70 का लेवल बहुत क्रूशियल होल्ड करता है। रेशियो में गिरावट बताता सोना तेज है, बट मुझे लगता है चांदी भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पे मुझे लगी 2,52,000 का लेवल जाता है कि जो एक्सपेक्टेशंस अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा व्यू बड़ा बना के चलिए। जहाँ 2 लाख पहले मार्च वाले ले चलिए 2 लाख। अजय, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, आपको फिर से यहाँ पर पैच ऑन करने की कोशिश करते हैं। जो मुझे सुनाई दिया वो ये कि $70 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। अमित, आपको क्या लगता है क्या रेंज चांदी की यहाँ पर रह सकती है फॉर द वेरी नियर टर्म? क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारा डेटा है यूएस की तरफ से आना आज भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं। क्या इसका फायदा सोने और चांदी दोनों को मिलेगा? जी मनीष जी, सिल्वर अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो मेरे को लगा $69, जैसा कि अजय सर ने भी बताया, स्पॉट के अकॉर्डिंग वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस अगर $69 को होल्ड कर रहा है तो मेरे को लग रहा है ऊपर में 86 से लेके $87 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी 78 के आसपास का इसका मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो 69 नीचे और 86 ऊपर, ये स्पॉट सिल्वर की रेंज रहेगी। अगर हम मार्च वाइदा सिल्वर एमसीएक्स की बात करें तो मेरे को लग रहा है 2,25,000 रुपए का जो लो अभी इसने रिसेंट में बनाया था वो 2 बार इसने होल्ड किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2,25,800 का लो बनाया और सेकंड अटेम्प्ट में 2,26,078 का लो बनाया। अगर ये लो होल्ड हो जाता है तो मेरे को लग रहा है ऊपर में वापस फिर से 2,62,000 रुपए के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। मनीषा जी।
साथ ही कॉपर में क्या करने की राय है? कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी है? कॉपर में देखा जाए तो जब तक प्राइसेस 1200 रुपए के ऊपर नहीं सस्टेन होते हैं तब तक मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें फ्रेश तेजी का व्यू बनाना चाहिए। 1200 रुपए के स्टॉप लॉस से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इसमें अपनानी चाहिए। नीचे में 1130 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं। चाइना भी अभी हॉलीडे पे है, 23 तारीख तक उसका हॉलीडे, तो मेटल्स की डिमांड ऐसी खासी कुछ ज्यादा निकल के नहीं आएगी। चाइना वापस के बाद मेरे को लग रहा है बाइंग निकल के देखने को मिल सकती है। तो अभी हाल फिलहाल कॉपर 1180-85 की रेंज में बेचें, 1200 को ऐसे लगाएं और नीचे में 1130 के टारगेट रखने चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर कॉपर में जारी रह सकती है। 1.5% की गिरावट के साथ फिलहाल आपकी स्क्रीन पे कारोबार। अजय के साथ संपर्क फिर से जुड़ा है। अजय जी, आप कैसे देखते हैं चांदी और कॉपर दोनों में ही क्या करने की राय है? मुझे लगता है कि $70 का जो लेवल था वो ब्रेक कर सपोर्ट कर चुका है। यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक गेन्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंटरनेशनल में फिर से $84 तक का लेवल दिखा सकता है, गिवन जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में 2,45,000 इज गुड टू बाय, 242 का स्टॉप लॉस लगाइए, थोड़ा सा व्यू बड़ा रखिए। ऊपर में मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर अगर हायर साइड पे देखें तो मुझे लगता है 2,52,000 तक का लेवल दिख सकता है। वहीं कॉपर की अगर बात करें तो चाइना मार्केट छुट्टी की वजह से मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हायर साइड पे मुझे लगता है दबाव रहेगा। यहाँ पे 1170 पे बेच के चलिए, 1185 का स्टॉप लॉस रखिए, 1135 तक का लेवल मिलेगा। बट ध्यान रखिए ये जो गिरावट है बहुत ही छोटी अवधि के लिए है। लॉन्ग टर्म व्यू मुझे लगता है कॉपर बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो 1130-35 का मैक्सिमम डाउनसाइड रहना चाहिए। जिस तरह का माहौल और जिस तरह का बाजार है अजय जी, कैसे आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कहेंगे? अगर एक बाय और एक सेल, एग्री या नॉन एग्री में से कोई पिक करना हो तो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में उसको इन्वॉल्व किया जाए? तो एग्री में मुझे लगता है कि जिस ढंग से गिवन फंडामेंटल्स में चेंजेस है, मुझे यहाँ पे लगता है कि बेस्ट पिक जो रहेगा वो धनिया रहेगा। धनिया की बैलेंस शीट काफी टाइट है। यहाँ पे 10,400 पे लेके चलिए, 10,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11,000 तक का टारगेट रहेगा। वहीं गवार में मार्केट थोड़ा रेंज में है, पर 5350 पे लेके चलिए 5500 के टारगेट के लिए। तो गवार और धनिया मुझे लगता है बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो नॉन एग्रो से नहीं लेकिन एग्रो में से आपको यहाँ पर विनर्स देखने को मिल सकते हैं, फिर चाहे वो धनिया है या फिर गुआर, दोनों में बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर आती हुई। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, अमित आपका एंड मिस्टर गांधी आपका भी साथ जुड़ने के लिए और तमाम राय रखने के लिए सामने हमारे दर्शकों के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।